हे गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, इन केम छो ट्रिपल एस आर्मी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने अमेजिंग से प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी वाला पर। बेटा, माइंड मैप के इस सेशन में हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर को पूरा पढ़ने वाले हैं और 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग यहां पर इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। राइट, तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर जिसका नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट। राइट, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इस कोड को स्कैन कर लीजिए या फिर टेलीग्राम पर जाकर के ये सर्च कर लीजिए फिजिक्स बाय शैलेंद्र सर, तो आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इससे फायदा आपका क्या है, बोर्ड एग्जाम के दौरान आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इस टेलीग्राम चैनल से, और साथ ही साथ जो आप यहाँ पर ये सीरीज अटेंड कर रहे हैं इसके नोट्स भी आपको वहां मिलेंगे और कुछ एडिशनल मेरे हैंड रिटन नोट्स भी आपको वहां पर मिलने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग आज की क्लास में ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ेंगे, मीन और आरएमएस वैल्यू देखेंगे, सीरीज एलसीआर सर्किट, एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर के बारे में भी हम लोग इस सेशन में पढ़ने वाले हैं। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज की सर ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। देखो, इस टॉपिक की शुरुआत होती है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, जो सबसे आखिरी टॉपिक था वहां से। यानी कि अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो बी ए कॉस थीटा के बराबर होता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करिए, एरिया चेंज करिए या फिर एंगल थीटा चेंज करिए, तीनों कंडीशंस में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। अगर हम लोग किसी भी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रोटेट कराते हैं, यानी कि हम उसके ओरिएंटेशन को चेंज कर रहे हैं, हम उसके एंगल थीटा को चेंज कर रहे हैं, तो वहां पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी वेरिएबल ईएमएफ आता है और उसी के थ्रू जो करंट जनरेट होता है उसी करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है, क्योंकि वो एक ऐसा करंट है जो कि बाई डायरेक्शनल है, यानी कि उसकी दो डायरेक्शन है, आगे भी जा रहा है पीछे भी जा रहा है, और उसके साथ ही साथ वो एक फ्लक्चुएटिंग करंट भी है। तो यहां पर आप चेक कर लीजिए, करंट की जो बात हमने किया ऑल्टरनेटिंग करंट, इसका नेचर आई नॉट साइन ओमेगा टी टाइप का है, और जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है दैट इज वी नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर, जिसमें वी नॉट क्या है, दैट इज पीक ईएमएफ, और वी नॉट की जो वैल्यू होती है बेटा वो एन बी ए ओमेगा के बराबर होती है, जहां पे एन क्या है, नंबर ऑफ कॉइल्स, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ए एरिया है, और ओमेगा उस कॉइल की एंगुलर स्पीड होती है। इसी एंगुलर स्पीड ओमेगा को बेटा हम लोग 2 पाई एफ ऐसा भी लिख सकते हैं। और यहां पर ये जो आई नॉट है दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, इसको करंट का एम्पलीट्यूड भी कहा जा सकता है या इसी को पीक वैल्यू ऑफ करंट भी हम लोग कह सकते हैं, एंड दैट इज एक्चुअली इक्वल टू वी नॉट डिवाइडेड बाई आर, यानी कि एन बी ए ओमेगा डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस आर, ये वैल्यू होती है बेटा आई नॉट की। ग्राफ को अगर आप देखोगे तो ग्राफ साइन थीटा का ग्राफ बेटा जैसे होता है ना, इस तरीके का ग्राफ, बिल्कुल उसी तरीके का ग्राफ किसी भी ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए हम लोग बनाते हैं, और ये ग्राफ ऐसा है कि आधी साइकिल में पॉजिटिव है और आधी साइकिल में निगेटिव है, यानी कि यहां पर करंट देखो पॉजिटिव है, यहां पर करंट देखो निगेटिव है, क्योंकि ये करंट यहां पर देखो एक वेरिएबल करंट आपको दिख रहा है। ठीक है, इस करंट की जो वैल्यू है वो कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएट हो रही है, तो यहां पर हम लोग के दिमाग में एक टर्म आने लगता है कि सर आखिर इसकी एवरेज वैल्यू क्या रही होगी। तो अगर एक पूरी साइकिल के लिए आप ऑब्जर्व करोगे तो आधे में पॉजिटिव है बेटा, आधे में निगेटिव है, तो पूरी साइकिल के लिए इसकी जो एवरेज वैल्यू होती है वो जीरो होती है। बात यही सर एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो देखो मैं आपको इसका फॉर्मूला बता रहा हूं। ठीक है, एवरेज वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो इंटीग्रेशन आई डी टी आप करेंगे डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन डी टी करेंगे, दिस इज द वैल्यू ऑफ द एवरेज करंट। ठीक है, किसी भी चीज की एवरेज वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए इस तरह का फॉर्मूला बेटा लगाया जा सकता है। तो ये रहा हमारा एवरेज करंट। एवरेज करंट का लेना देना टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन से होता है। एवरेज करंट का मतलब टोटल चार्ज फ्लोन डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। ठीक है, अब इसी में अगर आप करंट की वैल्यू रख देंगे जीरो से लेके कैपिटल टी तक, यानी कि फुल टाइम पीरियड के लिए अगर आप इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे तो एवरेज वैल्यू आपकी जीरो निकल कर आएगी। लेकिन यहीं पर अगर आप इसको केवल आधी साइकिल में ऑब्जर्व करें, आधी साइकिल जहां पे करंट की वैल्यू देखो सिर्फ पॉजिटिव है, यानी अगर मैं इसको जीरो से टी बाई टू, जीरो से टी बाई टू तक अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये वैल्यू निकल करके आती है 2 अपॉन पाई टाइम्स आई नॉट। ठीक है, शायद यही बात आगे किया गया होगा। तो देखो यहां पर यही चीज लिखा हुआ है कि एवरेज वैल्यू जो है भाई वो जीरो के बराबर है फुल साइकिल में। हाफ साइकिल में देखोगे तो वैल्यू जो है वो 2 अपॉन पाई टाइम्स आई नॉट है। पाई की वैल्यू 3.14 होती है, रखोगे सिंप्लीफाई करोगे तो 0.636 आई नॉट बन जाएगा, या 0.637 आई नॉट भी आपको लिखा मिल सकता है कुछ किताबों में। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो एवरेज वैल्यू होती है करंट की वो भी हाफ साइकिल में दैट इज 63.7% ऑफ द पीक वैल्यू ऑफ द करंट, है ना।
बिल्कुल इसी तरीके से बेटा वोल्टेज के लिए भी एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल में होती है 2/पाई टाइम्स वी नॉट के बराबर। यहीं पर एक एवरेज और आता है जिसको हम लोग आरएमएस वैल्यू बोलते हैं। आरएमएस वैल्यू को ही हम लोग वर्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं, और आरएमएस का फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट का मतलब बेटा ये होता है कि भाई जितना डायरेक्ट करंट सेम अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करेगा सेम टाइम में, जितना ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस कर रहा है, उस करंट को हम लोग बोलते हैं बेटा वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट या आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट को निकालने का जो फॉर्मूला है हमारे पास, वो मैं आपको यहां पे लिख के बता रहा हूं। आई आरएमएस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ करंट का स्क्वायर आई स्क्वायर डी टी होल डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, राइट। ये वैल्यू होती है आई आर एम एस की, ठीक है। करंट की वैल्यू आप यहां पे डालेंगे, दैट विल बी अ फ्लक्चुएटिंग करंट, एक वेरिएबल करंट होगा बेटा। उस करंट को आप यहां पे डालेंगे और इस फॉर्मूले में रखोगे, इंटीग्रेट करोगे, तो करंट की जो आरएमएस वैल्यू निकल करके आएगी वो आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2 के बराबर होगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बिकम 0.707, यानी कि 70.7% ऑफ द पीक वैल्यू ऑफ द करंट। बिल्कुल सेम तरीके का रिजल्ट आपको वोल्टेज के लिए भी मिलता है, दैट इज वी नॉट अपॉन अंडर रूट 2 के बराबर। यानी कि आप सीधे सीधे दिमाग में रख सकते हैं कि भाई अगर करंट हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट है, एक सिंपल सा करंट है, दैट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर, तो बेटा इसकी जो आरएमएस वैल्यू होती है वो आरएमएस वैल्यू का सीधे सीधे फॉर्मूला है आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2 के बराबर। एक बात और मैं आपको बता दूं, जनरली क्वेश्चंस में क्या होता है, हमसे कहते हैं कि भाई एक ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको देंगे, जैसे वोल्टेज दे देंगे 220 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी दे देंगे 50 हर्ट्ज। तो जब भी कभी इस तरीके से 220 वोल्ट का ऑल्टरनेटिंग करंट बोला जाता है तो आप हमेशा ये बात ध्यान रखना कि ये हमेशा एक आरएमएस वैल्यू ही आपको दे रहे हैं, राइट। यानी अगर मैं बोल रहा हूं 220 वोल्ट का ऑल्टरनेटिंग करंट है, तो ये जो 220 है ये क्या है, ये आरएमएस वैल्यू है। अगर 220 आरएमएस वैल्यू होती है तो आप समझो वी नॉट अपॉन अंडर रूट 2 इज द आरएमएस वैल्यू, जो कि 220 के बराबर है। यहां से वी नॉट यानी कि पीक वैल्यू जब निकालोगे तो 200 अंडर रूट 2 के बराबर आएगा। रूट 2 की वैल्यू 1.414 होती है, रखोगे सॉल्व करोगे तो ये लगभग 311 वोल्ट निकल करके आ जाएगा। यानी कि हम लोग के घरों में जो मैक्सिमम वोल्टेज आ सकता है वो 311 वोल्ट तक का है, और जो आरएमएस वैल्यू होती है वोल्टेज की वो 220 वोल्ट के बराबर होता है। इसके बाद देखो यहां पर इन्हीं चीजों को बता रहे हैं, फेज डिफरेंस क्या होता है भाई। तो देखो अगर ईएमएफ यानी कि वोल्टेज का जो फॉर्मूला है या इक्वेशन जो है वो ई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर है, और करंट का जो इक्वेशन है वो आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर है, तो ये जो फाई होता है इसी फाई को हम लोग फेज डिफरेंस बोलते हैं। एक्चुअली बेटा फेज का मतलब होता है साइन के अंदर ये जो एंगल लिखा होता है ना, इसी एंगल को फेज बोलते हैं। तो ईएमएफ का फेज ओमेगा टी है और इसका जो फेज है वो ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर है, तो ऑब्वियस है दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो भैया डिफरेंस फाई का है। हम लोग साफ साफ बोल सकते हैं कि सर जो करंट है वो ईएमएफ से फाई एंगल आगे है, फाई फेज डिफरेंस है इन दोनों के बीच का, ठीक है। अब यहां पर बेटा हमें इंपीडेंस और रिएक्टेंस की बात कर रहे हैं। एक्चुअली अगर मैं रजिस्टर की बात करूं तो रजिस्टर के लिए जो टर्म होता है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। किसी भी इंडक्टिंग कॉइल के लिए जो टर्म होता है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, जिसको एक्सएल से डिनोट करते हैं, और एक्सएल ओमेगा एल के बराबर होता है, जहां पे एल उस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस होता है। ओमेगा को 2 पाई एफ भी लिख सकते हो, यानी एक्सएल जो है वो 2 पाई एफ एल के बराबर होता है। और अगर मैं किसी भी कैपेसिटर के रेजिस्टेंस की बात करूं तो उसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहा जाता है, दैट इज डिनोटेड बाय एक्ससी, और एक्ससी का फॉर्मूला 1 अपॉन ओमेगा सी यानी 1 अपॉन 2 पाई एफ सी के बराबर होता है। अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो एक्ससी जो है वो घटता है, लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो जो एक्सएल है वो बढ़ता है। यानी कि रिएक्टेंस फॉर द इंडक्टर इज इंक्रीजिंग विद द फ्रीक्वेंसी, बट रिएक्टेंस फॉर कैपेसिटेंस इज डिक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर देखो वही चीज आपको बताया है कि भाई इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला जो है वो ओमेगा एल के बराबर है, जबकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला 1 अपॉन ओमेगा सी के बराबर होता है, ठीक है। अब यहीं पर एक टर्म आता है सर इंपीडेंस क्या चीज है। इंपीडेंस का मतलब यह है कि अगर देखो हम प्योरली रेजिस्टिव सर्किट ले रहे हैं तो रेजिस्टेंस होगा, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट बेटा ले रहे हैं तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा, प्योरली इंडक्टिव सर्किट है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा। लेकिन अगर मैंने कभी भी इनका कॉम्बिनेशन कर दिया, यानी कि एल आर सर्किट बना दिया,
LC सर्किट बना दिया, RC सर्किट बना दिया, या LCR सर्किट बना दिया, यानी इनमें से किसी भी दो का या तीन का कॉम्बिनेशन अगर आपने करके सर्किट बनाया तो उस पूरे सर्किट का जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होता है उसका नाम होता है बेटा इंपीडेंस। इंपीडेंस को Z से डिनोट किया जाता है, और अभी आगे हम लोग देखेंगे किसी भी LCR सर्किट के लिए Z की वैल्यू अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC के होल स्क्वायर के बराबर होता है, राइट। फिलहाल यहाँ पे Z आपको बता रहे हैं दैट इज वोल्टेज की RMS वैल्यू अपॉन करंट की RMS वैल्यू, या वोल्टेज की पीक वैल्यू अपॉन करंट की पीक वैल्यू, या फिर वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू अपॉन करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू। और ये फॉर्मूला बिल्कुल ओम्स लॉ जैसा है, जैसे V बराबर आई आर होता है, R बराबर V अपॉन आई होता है, तो ये एग्जैक्टली वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है उसी को इंपीडेंस के नाम से बेटा जाना जाता है। अब यहां आगे बढ़ रहे हैं, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की बात कर रहे हैं। किसी भी प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में क्या होता है, केवल एक रजिस्टर लगा है और ऑल्टरनेटिंग करंट का एक सोर्स लगा होता है। ऐसे कंडीशंस में जो रिजल्ट निकल करके आता है वो ये बता रहा है कि भाई फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज जीरो, यानी कि दोनों सेम फेज में होते हैं, दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। जिस डायरेक्शन में आप फेजर डायग्राम बनाओगे वोल्टेज का, बिल्कुल उसी डायरेक्शन में फेजर डायग्राम हमारा बनता है करंट का। सर ये फेजर डायग्राम क्या चीज है? फेजर डायग्राम, फेजर एक तरीके का रोटेटिंग वेक्टर होता है। तो जब हम लोग ईएमएफ और करंट को एक रोटेटिंग वेक्टर के फॉर्म में दिखाते हैं तो उसी को बेटा फेजर डायग्राम कहा जाता है। फेजर डायग्राम से आपको यह पता चलता है कि भाई करंट की एग्जैक्टली अभी वैल्यू क्या है, वोल्टेज की एग्जैक्टली वैल्यू क्या है, दोनों में से कौन आगे चल रहा है और कितना आगे चल रहा है, यही चीजें आप फेजर डायग्राम से पता कर पाते हो। अब किसी भी प्योरली इंडक्टिव सर्किट की अगर मैं बात करूं तो किसी भी इंडक्टिंग कॉइल के लिए बेटा अगर जब देखा जाएगा तो वोल्टेज जो होता है वो करंट से 90 डिग्री आगे चलता है, यानी करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चल रहा होता है। यानी अगर आप वोल्टेज की इक्वेशन लिख रहे हो V नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर, तो करंट की जो इक्वेशन होगी दैट विल बिकम I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 के बराबर। यानी कि करंट जो है यहां पर वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे लैग कर रहा है। सो करंट इज लैगिंग बिहाइंड वोल्टेज बाई फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री, राइट। यहां पर देखो आपको फेजर डायग्राम में उन्होंने दिखाया कि अगर करंट को यहां दिखा रहे हो तो वोल्टेज जो होगा वो 90 डिग्री आगे होगा, या इसी में आप ऐसा भी दिखा सकते थे, अगर आप यहां वोल्टेज को दिखाते तो करंट को 90 डिग्री नीचे की तरफ दिखाया जा सकता है। यहां पर आपको एक ग्राफ दिखा रहे हैं, ये ग्राफ है बेटा एक्सेल और फ्रीक्वेंसी के बीच का, ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, F से डिनोट कर रहा हूं मैं, एक्सेल और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ है। तो साफ सीधी बात है भैया, क्योंकि एक्सेल जो होता है वो ओमेगा एल और ओमेगा 2 पाई एफ के बराबर है, तो एक्सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे बेटा एक्सेल की जो वैल्यू है वो भी बढ़ रही होगी। यहां पर जो ग्राफ है वो ये शो कर रहा है कि भाई वोल्टेज तो देखो जीरो से शुरू हो रहा है ना, और ये जो हमारा करंट है वो यहां से, यानी कि पाई बाई 2 अगर आप देखोगे तो करंट पीछे है, करंट की इक्वेशन में माइनस पाई बाई 2 है। और जब कभी भी ग्राफ में यहां पर जब माइनस होता है ना बेटा, माइनस पाई बाई 2 होगा तो ये उतना ही राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है। ये ग्राफ का मेथड है। फिलहाल आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जिस जगह पर वोल्टेज अभी पहुंचा है सेम जगह पर करंट पहुंचेगा, लेकिन पाई बाई 2 एंगल के बाद, यानी कि करंट पीछे पीछे चल रहा है और जो वोल्टेज है वो आगे आगे चल रहा है। इस तरीके से भी आप इस ग्राफ को समझ सकते हो। बाकी वोल्टेज का पीक वैल्यू ज्यादा होगा, करंट का पीक वैल्यू कंपैरेटिवली कम होगा, ये आप सबको बहुत अच्छे से पता है। फिर आया प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। किसी भी प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होता है या वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे होता है, जैसा भी आप कहना चाहें, ठीक है। अगर यहां पर वोल्टेज का जो इक्वेशन है वो V नॉट साइन ओमेगा टी है, तो करंट का जो इक्वेशन होगा वो I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। करंट लीड्स द अप्लाइड वोल्टेज बाई एन एंगल ऑफ पाई बाई 2। यहां पर जो रिएक्टेंस होता है XC, दैट XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C, ठीक है। XC 1 अपॉन ओमेगा C होता है, और ओमेगा को बेटा 2 पाई एफ भी लिख सकते हो, तो ये 1 अपॉन 2 पाई एफ सी के बराबर होगा। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं भैया जो XC हमारा है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जो XC हमारा है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। यानी अगर आपने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया है, अगर आपने यहां पर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया है तो जो XC है वो लगातार बेटा डिक्रीज हो रहा होगा। इस तरीके का ग्राफ फेजर डायग्राम में आपको साफ साफ दिखाया गया कि भाई अगर इधर करंट है तो वोल्टेज इससे 90 डिग्री पीछे की तरफ है, और यहां ग्राफ में भी यही चीज आपको बता रहे हैं कि जिस जगह पर वोल्टेज बाद में पहुंच रहा है ना, पाई बाई 2 एंगल के बाद जहां वोल्टेज पहुंच रहा है वहां पे करंट अभी सही है। करंट की शुरुआत देखो मैक्सिमम वैल्यू से हो रही है, वोल्टेज की शुरुआत मिनिमम वैल्यू से हो रही है, यानी करंट आगे आगे चल रहा है, वोल्टेज पीछे पीछे चल रहा है।
ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको कंपेयर करके समझ सकते हो। फिर बात आई किसी भी एलसीआर सर्किट की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एलसीआर सर्किट से कोई ना कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे 100% पूछा जाएगा, या फिर आपसे इसका जो डेरिवेशन वाला पार्ट है वो भी बेटा पूछा जा सकता है। बाकी अभी मैं आगे आपको इसी आज ही के लेक्चर में आपको दिखाऊंगा कि भाई 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया एलसीआर सर्किट से, तो उसको देखिएगा जरूर आखिरी तक, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, यहां पर आपको बता रहे हैं अगर एल, सी और आर इन तीनों चीजों को अगर कंबाइन किया जाता है किसी भी ऑल्टरनेटिंग करंट के सोर्स के साथ, वो भी सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो बेटा जो इंपीडेंस होता है पूरे सर्किट का, जिसको जेड बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, या फिर एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। ये डिपेंड करता है कि जो सर्किट है हमारा वो कैपेसिटिव नेचर का है या इंडक्टिव नेचर का है, यानी कि वो जो सर्किट हमारा है उसमें एक्सएल की वैल्यू ज्यादा है या एक्सी की वैल्यू ज्यादा है, राइट, ये इस पर डिपेंड करता है। फेज डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है tan फाई दैट इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी बटे आर, या एक्सी माइनस एक्सएल बटे आर, डिपेंड करता है कौन ज्यादा है ना। तो यहां पर भी लिखा है tan इनवर्स एक्सी माइनस एक्सएल बटे आर, और जो वोल्टेज होता है बेटा नेट वोल्टेज दैट इज अंडर रूट के अंदर वी आर का स्क्वायर प्लस वीएल माइनस वीसी का होल स्क्वायर, या वीसी माइनस वीएल का होल स्क्वायर। फेजर डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर मैंने करंट को दिखाया एक्स एक्सिस पर, है ना, तो करंट से 90 डिग्री आगे होगा वोल्टेज ऑफ द इंडक्टर, और करंट से 90 डिग्री पीछे होगा वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर। अगर वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर को मैं ज्यादा मान लूं, वीसी को मैं ज्यादा मान लूं, यानी कि मैं इस सर्किट को कैपेसिटिव नेचर का सर्किट अगर मैं मान लूं, तो ऐसे में क्या होगा बेटा, वीसी बड़ा होगा वीएल से, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो वीसी माइनस वीएल नीचे आ जाएगा, और करंट तो इधर की तरफ था ही, वीआर इधर की तरफ था ही, वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस, तो इन दोनों के बीच में आप फाइनल रिजल्टेंट निकाल दोगे। ये जो रिजल्टेंट होता है इसी को वी नॉट बोलते हैं, यानी कि इस इक्वेशन में ये जो वी नॉट है ना, ये वाला जो वी नॉट है, यही वी नॉट आपने यहां पे रिजल्टेंट निकाला है, क्योंकि वी नॉट तो पूरे सर्किट का ओवरऑल मैक्सिमम पीक ईएमएफ होता है ना, पीक वोल्टेज होता है, तो वो यही वाला वी नॉट है यहां पर। ठीक है, इसी के लिए इस तरीके से पूरा फेजर एनालिसिस हम लोग करते हैं। एलसीआर सर्किट की प्रैक्टिस बेटा जरूर कर लीजिएगा एक बार। अब किसी भी सीरीज एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस कंडीशन की बात कर रहे हैं। रेजोनेंस की कंडीशन का मतलब यह होता है कि हमारे सर्किट की फ्रीक्वेंसी अगर एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी तो उस कंडीशन में एनर्जी का एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, यानी कि जो पीक करंट है उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है इन कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। वो तभी पॉसिबल होता है जब एक्सएल एक्सी के बराबर होता है, यानी ओमेगा एल 1/ओमेगा सी के बराबर, यानी कि ओमेगा जो है वो 1/√LC के बराबर है, और इसी को रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। और यहीं से फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आता है दैट इज 1/2π√LC के बराबर, उसी को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब अगला एक टर्म आता है क्वालिटी फैक्टर। हालांकि ये बोर्ड्स के सिलेबस यानी सीबीएसई बोर्ड में नहीं है, बट स्टेट बोर्ड्स में पूछा जाता है। बट सीबीएसई वाले बच्चों को भी मैं ये कहूंगा बेटा भले नहीं है बट तुम्हें फॉर्मूला जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि इस पर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, इसलिए इसको देख लो तो ज्यादा अच्छा है। क्वालिटी फैक्टर जो होता है दैट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू द फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ ऑफ द रेजोनेंट कर्व। ये जो रेजोनेंट कर्व होता है बेटा, ये कर्व होता है दो चीजों के बीच का। सबसे पहला यहां पर हम लोग ले रहे हैं पीक वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, और यहां पर हम लोग ले रहे हैं उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना। इन दोनों के बीच में देखो कोई एक पॉइंट होता है जहां पर हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है। उस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, करंट का जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत ज्यादा होगा। आई नॉट की जो वैल्यू है दैट विल बी आई नॉट मैक्स, है ना, ये वैल्यू अपने आप में मैक्सिमम हो जाती है, राइट। अब इसके अगल बगल दो ऐसी भी रेजोनेंट मतलब दो ऐसी एंगुलर फ्रीक्वेंसीज हमको मिलेंगी जिनके करस्पॉन्डिंग करंट की जो वैल्यू है वो आरएमएस वैल्यू टाइप की होगी, यानी आई नॉट मैक्स बाई √2 टाइप का वैल्यू भी तो आएगा भाई। अगर यहां पर करंट का पीक वैल्यू है तो आई नॉट बाई √2 जैसा टर्म भी तो आपको अगल बगल यहां दो जगह पे देखने को मिलेगा। इन दोनों के करस्पॉन्डिंग ω1 और ω2 दो एंगुलर फ्रीक्वेंसीज मिलती हैं जिनके बीच के डिफरेंस को बेटा बैंड विड्थ कहा जाता है। तो यहां पर यही चीज लिखा है, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई ω2 माइनस ω1, ठीक है। इसी को ओमेगा एल बाई आर ऐसा भी आप लिख सकते हो, या इसी को आप सिंपल एक फॉर्मूला 1/L 1 इनफैक्ट आर 1/R √L/C ऐसा भी इसका आप लोग एक फॉर्मूला यहां पे याद कर सकते हो। यानी अगर आपको एल, सी और आर तीनों की वैल्यू पता हो तो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला है 1/R √L/C के बराबर। फिर बेटा इसके बाद आता है पावर डिसिपेटेड इन एनी
ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट। पावर का जो फॉर्मूला होता है वो Vrms Irms cos फाई के बराबर है, इसी cos फाई को पावर फैक्टर कहा जाता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू 1/2 V0 I0 cos फाई के बराबर भी लिखा जा सकता है, क्योंकि आरएमएस वैल्यू सबको पता है V0/√2 I0/√2 होगा, है ना। अब यहां पर मैक्सिमम पावर है तो ये जो पावर फैक्टर वो 1 के बराबर होगा। पावर फैक्टर का 1 होना यानी फेज डिफरेंस का 0 होना, ऐसा सिर्फ दो कंडीशंस में होता है, या तो सर्किट प्योरली रेजिस्टिव हो, या तो वो सर्किट हमारा रेजोनेंस कंडीशन में हो जिसमें इंपीडेंस की वैल्यू मिनिमम हो जाती है, तो सर्किट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। मिनिमम पावर कब होगा? जब cos फाई की वैल्यू बेटा 0 हो जाए, और ऐसा तभी पॉसिबल है जब रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है 0 हो जाए। तो ऐसा आप कह सकते हो सर्किट शुड बी फ्री फ्रॉम द ओमिक रेजिस्टेंस, एंड पावर लॉस ऐसे कंडीशन में I2 के बराबर फॉर्मूला यहां पे दिया हुआ है। वॉटलेस करंट क्या होता है? ये डायरेक्ट बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वॉट लेस कंपोनेंट ऑफ करंट होता है Irms साइन फाई के बराबर, वॉट फुल कंपोनेंट ऑफ करंट होता है Irms कॉस फाई के बराबर। आप में से जो बच्चे परिश्रम बैच के हैं उनको ये बात पता होगा, मैंने परिश्रम बैच में इसका प्रॉपर आपको डेरिवेशन भी करवाया है, तो वहां से भी आप लोग जाकर के रेफर कर सकते हो। फिर बात आई सर ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। तो ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर सिंपल है, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी वैल्यू मिलती है। E0 जो है वो NB ओमेगा के बराबर होता है, ओमेगा 2πf के बराबर है। ये सारी पॉइंट्स मैं आपको बता चुका हूं। ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट करने के लिए क्या किया जाता है? मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, उसके बीच में एक कॉइल को हम लोग रोटेट करते हैं। जैसे ही कॉइल को रोटेट करोगे उससे रिलेटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो फ्लक्स लगातार वहां पर चेंज हो रहा होगा। जब फ्लक्स चेंज होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। क्योंकि सर्किट क्लोज्ड है हमारा तो वहां पे बेटा इंड्यूस्ड करंट भी आ जाता है। यही इसका मेन कॉन्सेप्ट होता है ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर का। इसके बाद अगली चीज आई हमारी ट्रांसफार्मर। सर ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका काम होता है वोल्टेज को रेगुलेट करना, लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट करना, हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट करना। यही काम होता है किसी भी ट्रांसफार्मर का। क्योंकि हमारे घर में ऐसी डिवाइसेज हैं जिसमें हमें कई बार बहुत लो वोल्टेज चाहिए होता है, कई बार बहुत हाई वोल्टेज चाहिए होता है, ठीक है। तो कई बार हमें 6 वोल्ट चाहिए किसी पर्टिकुलर डिवाइस को चलाने के लिए, तो पता चला जो सीआरटी मॉनिटर्स आया करते थे उनको 11,000 वोल्ट का रिक्वायरमेंट होता था। तो उसकी के लिए बेटा ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है अलग अलग डिवाइसेज में, ठीक है। आपके मोबाइल का जो चार्जर होता है उसके अंदर भी ट्रांसफार्मर लगा होता है। ट्रांसफार्मर की वर्किंग बेसिकली दो तरीके की होती है, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप मतलब इनपुट में हम लो वोल्टेज देंगे और आउटपुट में अगर हमें हाई वोल्टेज चाहिए तो इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहा जाता है, जो कि वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर नाम से क्लियर है, ये वोल्टेज को डाउन करने का काम करेगा, यानी इनपुट में ज्यादा दोगे आउटपुट जो आपको मिलेगा वो कम मिल रहा होगा, तो ये वोल्टेज को डाउन करने का काम करेगा। यहां पर बेटा अगर मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूं तो केवल एकमात्र फॉर्मूला है, वोल्टेज ऑफ द सेकेंडरी कॉइल अपॉन वोल्टेज ऑफ द प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू करंट ऑफ द प्राइमरी कॉइल अपॉन करंट ऑफ द सेकेंडरी कॉइल। यही एकमात्र फॉर्मूला है जो पूरे के पूरे ट्रांसफार्मर के क्वेश्चंस में यूज होता है। बाकी ये जो NS अपॉन NP है, जो कि नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल होता है, इसी रेशियो को बेटा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी कहा जाता है, राइट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी को ये पता होना चाहिए। किसी भी स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, अब एक बात समझो जरा, किसी भी ट्रांसफार्मर की मैं बात करूं तो ट्रांसफार्मर बेटा हमेशा म्यूचुअल इंडक्शन के फेनोमेना पर बेस्ड होता है। इसमें दो कॉइल्स होते हैं, एक प्राइमरी कॉइल एक सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी में हम इनपुट देते हैं और सेकेंडरी में हम आउटपुट ऑब्टेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब यहां पर होता क्या है कि नंबर ऑफ टर्न्स अगर देखोगे बेटा, अगर सेकेंडरी में ज्यादा हो तो इसको हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स अगर प्राइमरी में ज्यादा हो, है ना, प्राइमरी में ज्यादा हो और सेकेंडरी में कम हो, तो ऐसे में इसको हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं। अब होगा क्या, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी का जो वोल्टेज होगा वो ज्यादा होगा, प्राइमरी का वोल्टेज कम होगा। स्टेप डाउन वाले में क्या होगा, प्राइमरी का ज्यादा होगा, सेकेंडरी का कम होगा, जबकि करंट का रिलेशन इसका जस्ट उल्टा होगा। यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर में फाइनल करंट जो सेकेंडरी का करंट आएगा वो कम होगा, ठीक है। क्योंकि वोल्टेज जब बढ़ता है अल्टरनेटिंग करंट में बेटा, तो यहां पर करंट की जो वैल्यू है वो कम होती है, क्योंकि ओवरऑल जो पावर ट्रांसफर हमें करना है वो कांस्टेंट है ना। यानी कि जितना एनर्जी हमें देना है, जिस एनर्जी को इधर से उधर ट्रांसफर करना है वो कांस्टेंट है। एनर्जी कांस्टेंट होने का मतलब पावर कांस्टेंट है। यानी कि अगर वोल्टेज बढ़ाओगे बेटा तो करंट की जो वैल्यू है यहां पर वो रिड्यूस हो जाती है। इस कॉन्सेप्ट पर ये बेस्ड है। किसी भी ट्रांसफार्मर में जनरली 4-5 तरीके की एनर्जी का लॉस होता है। सबसे पहला है कॉपर लॉसेस, ठीक है। जब भी करंट प्राइमरी या
सेकेंडरी कॉइल में फ्लो होगा, क्योंकि उसमें वायर लगा हुआ है तो कुछ ना कुछ हीट प्रोड्यूस होगी, हीट का लॉस होगा, तो कॉपर लॉस होता है। आयरन लॉसेस, जिसको एडी करंट लॉस भी कहते हैं, जनरली क्या होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इतना तेजी से यहाँ पे चेंज हो रहा होता है जिसकी वजह से कॉइल में एडी करंट प्रोड्यूस होती है। एडी करंट हमेशा एनर्जी का लॉस कराती है हीट के फॉर्म में, तो ये भी एडी करंट लॉस भी होता है। फिर आता है फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज मतलब कई बार ऐसा होता है प्राइमरी, कई बार क्या लगभग हर बार ही ऐसा होता है कि प्राइमरी का सारा फ्लक्स सेकेंडरी से पास नहीं हो रहा है, तो ये फ्लक्स लीकेज के रूप में भी बेटा एनर्जी का लॉस होता है। फिर आता है हिस्टैरिसीस लॉस। देखो हिस्टैरिसीस लॉस का मतलब ये है कि हम लोग जब किसी भी कॉइल में सॉफ्ट आयरन कोर को यूज करते हैं तो सॉफ्ट आयरन कोर को हम मैग्नेटाइज करते हैं और हम चाहते हैं जैसे ही हम स्विच ऑफ करें वो तुरंत ही डीमैग्नेटाइज हो जाए। यानी कि उस सॉफ्ट आयरन कोर को मैग्नेटाइज करने और डीमैग्नेटाइज करने में जो एनर्जी का लॉस होता है उसी को हिस्टैरिसीस लॉस के नाम से जानते हैं। हालांकि सिलेबस में नहीं है तो ये पॉइंट चाहो तो हटा भी सकते हो। फिर बात आएगा एक आखिरी लॉस और होता है जिसको हमिंग लॉस कहते हैं। कोई भी ट्रांसफार्मर जब वर्किंग कंडीशन में होता है बेटा तो काफी ज्यादा उसमें साउंड क्रिएट होता है, उस साउंड की वजह से जो एनर्जी लॉस हो रहा है उसको हमिंग लॉस कहते हैं। फिर बात आई सर किसी भी रियल ट्रांसफार्मर के लिए क्या होगा। देखो बेटा आइडियल ट्रांसफार्मर में हम ये मान के चल रहे थे जितना पावर इनपुट है उतना ही पावर आउटपुट है, लेकिन फॉर रियल ट्रांसफार्मर किसी भी रियल ट्रांसफार्मर के लिए हम ये मान के चल रहे हैं भैया एनर्जी का लॉस कुछ ना कुछ यहां पर होगा ही होगा, तो उसकी बेटा इफिशियंसी निकाली जाती है। इफिशियंसी का सिंपल सा मतलब होता है पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट मल्टीप्लाइड बाई 100। पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी कि जो इफिशियंसी यहां पर होती है दैट इज इक्वल टू ESIS डिवाइडेड बाई EPIP मल्टीप्लाइड बाई 100। ये इफिशियंसी का बेटा फॉर्मूला होता है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इफिशियंसी, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग और अब आते हैं सीधे सीधे बोर्ड एग्जाम में 2024 में पूछे गए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड। जितने भी क्वेश्चंस बेटा आपसे पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चंस को मैं आपसे धड़ाधड़ डिस्कस करने वाला हूं। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से करना। ये PDF फाइल आपको टेलीग्राम में मिलेगी। अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं, हर एक क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं। जैसे ही लेक्चर ओवर हो इसके बाद इन्हीं क्वेश्चंस को एक बार फिर से प्रैक्टिस करिएगा अपने दम पे, ठीक है। फिर ये चेक करना कि आखिर आपसे कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस को सही कर लिया, ठीक है। लेकिन आइए पहले पूरा डिस्कशन मैं आपके साथ करता हूं। द रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C कनेक्टेड टू एन AC सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज X, यानी कि किसी कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस है वो X के बराबर है। द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज डबल्ड एंड फ्रीक्वेंसी इज ट्रिपल्ड, द इंपीडेंस विल बी रिएक्टेंस विल बी। देखो बेटा किसी भी कैपेसिटर के केस में जो रिएक्टेंस होता है उसको XC बोलते हैं। XC 1/ωc के बराबर होता है और ओमेगा 2πf के बराबर होता है। तो यहां से हमारा फॉर्मूला बना 1/2πfc। अब क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि जो कैपेसिटेंस है उसको डबल किया और जो फ्रीक्वेंसी है उसको ट्रिपल किया। तो बेटा फ्रीक्वेंसी को 3 गुना करेंगे, कैपेसिटेंस को 2 गुना करेंगे, तो ओवरऑल है नीचे वो 6 गुना हो जाएगा। तो 1/6 टाइम्स 2πfc बन जाएगा, यानी कि पुराने रिएक्टेंस का बाई 6 हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशंस में हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर हमारा फर्स्ट वाला पार्ट निकल कर आ जाएगा, ठीक है। बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहे हैं एन इंडक्टर एंड कैपेसिटर रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज विद एन AC सोर्स V बराबर VM sin ओमेगा t। VM मतलब मैक्सिमम वोल्टेज पीक वैल्यू। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन दिस सर्किट, आल्सो ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। तो अब देखो यहाँ पे पावर का डेरिवेशन ERMS IRMS cos फाई के बराबर ये आपको डिराइव करके दिखाना है और वहां से रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बारे में भी आपसे बात कर रहे हैं, उसके बारे में भी बताना है ना। तो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड डेरिवेशन वाली चीज है जो आपसे इस चैप्टर में पूछी गई थी। फिर अगला क्वेश्चन देखो 5 नंबर का, यानी कि ये क्वेश्चंस ये चैप्टर आपको लॉन्ग क्वेश्चन दे सकता है। 5 नंबर में पूछा गया रेजिस्टर एंड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज टू एन AC सोर्स ऑफ वोल्टेज दिस, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये कनेक्टेड है, बताओ इंपीडेंस की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा डेरिवेशन वाला पार्ट हुआ। फिर कह रहे हैं व्हेन डज एन इंडक्टर एक्ट एज अ कंडक्टर इन अ सर्किट। कह रहे हैं कोई भी इंडक्टर कंडक्टर की तरह आखिर कब बिहेव करता है। देखो इंडक्टर का जो काम होता है वो होता है करंट में होने वाले चेंज का अपोज करना। अगर कोई ऐसा सर्किट है जिसमें करंट में चेंज ही ना हो रहा हो तो इसको कोई दिक्कत नहीं, आराम से करंट को जाने देगा। इसको करंट से दिक्कत नहीं है, ये मैंने आपको बैचेस में भी समझाया है। इसको करंट में होने वाले चेंज से प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब अगर डायरेक्ट करंट आप फ्लो कराते हो तो इंडक्टर बिल्कुल कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, आराम से करंट को जाने देगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहे हैं एन इलेक्ट्रिक लैंप इज डिजाइन टू ऑपरेट एट 110 वोल्ट DC एंड 11 एम्पियर करंट। कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक लैंप है जो कि 110 वोल्ट DC और केवल 11 एम्पियर के करंट के लिए हमने उसको बनाया है। ये जो यहाँ 11 एम्पियर है बेटा, इसका मतलब एक हिसाब से समझो इट इज
सेफ वैल्यू ऑफ द करंट जो हम इसमें फ्लो कराना चाहते हैं। तो किसी भी कंडीशन में उसमें 11 एम्पियर का ही करंट हम फ्लो करवाएंगे। फिर कह रहे हैं इफ द लैंप इज ऑपरेटेड ऑन 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सोर्स, ठीक है, विद द कॉइल इन सीरीज, देन फाइंड द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। आपसे कह रहे हैं कि भाई अगर इसी को 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज के ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ, एसी सोर्स के साथ जोड़ा जाए तो जरा बता दो भाई कि इसमें इंडक्टेंस की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू क्या है, ये हमसे पूछ रहे हैं। देखो बेटा, हमको पहले वी दिया है, हमको पहले जो है आर या आई दिया है, V दिया है और I दिया है, ठीक है, डीसी सोर्स के लिए। डीसी के लिए सीधे सीधे ओम्स लॉ होता है V बराबर आई आर। जैसे ही V बराबर आई आर आप लगाओगे आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी खड़ाक से 10 ओम के बराबर। यानी कि वो जो कॉइल है उस कॉइल का अपना जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम के बराबर है, ठीक है। अब जब तुमने उसी सेम चीज को, सेम कॉइल को जैसे ही तुमने कनेक्ट कर दिया किसी ऑल्टरनेटिंग करंट के सोर्स से, अब जब ऑल्टरनेटिंग करंट के सोर्स से आप कनेक्ट करोगे ना तो ये LR सर्किट की तरह बिहेव करने लगे। क्यों? क्योंकि ये कॉइल तो पहले से ही था, है ना, और उस कॉइल का अपना रेजिस्टेंस भी है, तो रेजिस्टेंस भी हो गया, कॉइल भी हो गया, तो एलआर सर्किट की तरह बिहेव करना स्टार्ट करेगा। किसी भी एलआर सर्किट के केस में अगर मैं इंपीडेंस की बात करूं तो वीआरएमएस बटे आईआरएमएस, तो ये हो जाएगा 220 बटे 11। देखो, अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इसके साथ आपको दे देते कि भैया 220 वोल्ट पे यूज करने पे इसमें करंट जो है वो 22 एम्पियर का फ्लो हो रहा है या व्हाटएवर वैल्यू ऑफ करंट इसमें फ्लो हो रहा है, अगर वो करंट दे देते तो मैं वो वाला करंट यहां पे यूज करता। बट क्वेश्चन में क्योंकि दिया नहीं बेटा, एक ही करंट की वैल्यू है, तो फिर मैं मान ले रहा हूं कि ये करंट हमारा सेफ वैल्यू ऑफ करंट है, इसलिए मैं इसी वैल्यू को सीधे सीधे यहां पे यूज कर रहा हूं। अदरवाइज ये कंफ्यूजन का पॉइंट रहता है कि सर 110 वोल्ट डीसी पे 11 एम्पियर जा रहा है और 220 वोल्ट पर भी आप वही भेज दे रहे हो, है? तो यहां पर मैं आपको समझा रहा हूं इस चीज की, हम सेफ वैल्यू लेकर के ही यहां पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि दूसरा डेटा हमको उन्होंने दिया ही नहीं है, ठीक है। तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, जो वैल्यू दी है हमने उसको रखा, उसके हिसाब से पूरे सर्किट का जो इंपीडेंस निकल करके आया 20 ओम। अब किसी भी एलआर सर्किट का जो इंपीडेंस होता है बेटा वो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर होता है। आर की वैल्यू हमें पता थी, हम निकाल चुके हैं, एक्सएल स्क्वायर आप यहां से एक्सएल की वैल्यू निकालोगे अंडर रूट 300, ठीक है, और एक्सएल होता है 2 पाई एफ एल के बराबर, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, यहां से एल की वैल्यू निकल आई 0.055 हेनरी के बराबर, राइट। तो ये आपका इंडक्टेंस हो गया, यही हमसे बेटा क्वेश्चन में पूछा गया था कि भैया इंडक्टेंस की वैल्यू आखिर क्या होनी चाहिए। तो ये रहा तुम्हारा 5 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहे हैं ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड डिस्क्राइब इट्स वर्किंग प्रिंसिपल, एक्सप्लेन एनी 3 कॉजेज फॉर द एनर्जी लॉसेज इन द ट्रांसफार्मर। देखो, ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन अगर आएगा बेटा तो एनर्जी लॉस आपसे जरूर पूछेंगे, इंपॉर्टेंट है, तो आपको एनर्जी लॉसेज आने चाहिए। मैंने 5 टाइप पढ़ाए, कोई 3-4 आप याद कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आया कि भाई स्टेप अप ट्रांसफार्मर का पूरा डिटेल बताओ, तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे देखो पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद कह रहे हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर कन्वर्ट अ लो वोल्टेज इनटू हाई वोल्टेज, डज इट वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? तो नो, ट्रांसफार्मर जो है वो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट कतई नहीं करता है। यहां पर क्या होगा, वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, बट उसी रेशियो में करंट भी जो है बेटा चेंज हो जाता है। जब वोल्टेज को बढ़ाते हो तो करंट वहां पे डाउन हो जाता है, वोल्टेज को डाउन करते हैं तो करंट वहां पे बढ़ जाता है। तो ओवरऑल एनर्जी का कोई यहां पे कंजर्वेशन वायलेट नहीं होता है ट्रांसफार्मर में, ये बात ध्यान रखना। फिर कह रहे हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जिसमें 200 और 3000 नंबर ऑफ टर्न्स हैं प्राइमरी में और सेकेंडरी में, यानी प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स पता है, सेकेंडरी के पता है। इनपुट वोल्टेज हमेशा प्राइमरी में होता है जो कि कह रहे हैं 90 वोल्ट के बराबर है, तो ईपी की वैल्यू 90 वोल्ट हो गई। अब हमसे कह रहे हैं आउटपुट वोल्टेज बता दो। आउटपुट सेकेंडरी का होता है बेटा, तो यहां पे फॉर्मूला हमने लगाया कौन सा, ईएस बटे ईपी, यानी कि ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी अपॉन ईएमएफ ऑफ प्राइमरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी, इसी को ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी कहते हैं। तो ईएस बटे 90 बराबर 3000 अपॉन 200, तो सॉल्व कर लिया, सेकेंडरी का ईएमएफ निकल करके आ गया 2700 वोल्ट के बराबर। फिर कह रहे करंट इन द प्राइमरी कॉइल बता दो अगर करंट सेकेंडरी कॉइल में इतना है। तो भैया हमने आपसे कहा ही था ट्रांसफार्मर में मेनली एक ही फॉर्मूला हमारे पास होता है, ईएस बटे ईपी बराबर एनएस बटे एनपी बराबर आईपी अपॉन आई एस। तो वही वाला फॉर्मूला यहां पे यूज किया, एनएस बटे एनपी जो है वो ईपी बटे आईपी बटे आई एस के बराबर होगा, यानी करंट इन प्राइमरी अपॉन करंट इन सेकेंडरी। तो उसको सॉल्व किया बेटा, करंट इन प्राइमरी निकल करके आ गया 30 एम्पियर के बराबर। तो ये भी प्यारा क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है। फिर 1 नंबर का क्वेश्चन आया, कह रहे प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर है 500 टर्न्स एंड 5000 टर्न्स, ठीक है। प्राइमरी कॉइल इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट, यानी कि आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज बेटा हमें पता है। फिर हमसे कह रहे हैं आउटपुट अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल क्या होगा, आउटपुट कितना होगा सर? तो देखो यहां पर ईएस बटे ईपी जो है एनएस बटे एनपी होता है। एनएस भी तुम्हें दिया है क्वेश्चन में 5000, एनपी दिया है 500, ईपी दिया है 220, आरएमएस वैल्यू दी है ना, तो सेकेंडरी की आरएमएस वैल्यू हमारे पास आ गई 2200 वोल्ट के बराबर। तो सेकेंडरी की आरएमएस वैल्यू 2200 वोल्ट। दूसरी बात, ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता है,
फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती ट्रांसफार्मर में, हाँ फेज जरूर चेंज हो जाता है। इनपुट के कंपैरिजन में जो आउटपुट होता है बेटा वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है, फेज डिफरेंस उनमें 180 डिग्री का हो जाता है, ठीक है। यानी इधर अगर पॉजिटिव है तो आउटपुट में हमें निगेटिव वैल्यू मिल जाती है ट्रांसफार्मर में, लेकिन फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता है। 50 हर्ट्ज अगर पहले थी तो 50 हर्ट्ज ही अभी भी रहेगी ट्रांसफार्मर में। तो आंसर हो गया 2200 वोल्ट 50 हर्ट्ज के बराबर। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं ड्रॉ द ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ द फॉलोइंग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। यानी कि आपसे कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी और रेजिस्टेंस का क्या ग्राफ होगा, तो बेटा कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंड ही नहीं करती है ना रेजिस्टेंस पर, या रेजिस्टेंस डिपेंड ही नहीं करता फ्रीक्वेंसी पे। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो यहां पर सीधी बात है भाई, जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे एक्सी की वैल्यू घटती है क्योंकि 1/2 पाई एफसी होता है। इंडक्टिव में ये सीधे सीधे बढ़ेगा, ये ग्राफ पहले भी आपको बता चुके हैं। कह रहा है कैन वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर और कैपेसिटर इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट बी ग्रेटर देन द अप्लाइड वोल्टेज इन द एसी सोर्स। कह रहा है क्या एसी सोर्स में वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर और इंडक्टर टोटल वोल्टेज से ज्यादा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कब होता है ऐसा? जनरली ऐसा देखा गया है एलसीआर सर्किट में ऐसा हो सकता है, क्योंकि एलसीआर सर्किट में क्या होता है, वीएल और वीसी आपस में बराबर है और एक दूसरे को जस्ट कैंसिल करते हैं, क्योंकि 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि भाई टोटल वोल्टेज, जो टोटल आरएमएस वोल्टेज हमने दिया वो पता चला 220 वोल्ट है, और उनमें उन्होंने जो कंज्यूम कर लिया वो 2200 वोल्ट कर लिया। कहां से 2200 वोल्ट आया? वो दोनों एक दूसरे को जस्ट अपोज करते हैं, तो ओवरऑल एक दूसरे की एनर्जी को कैंसिल ही कर देते हैं वो, ठीक है। तो इस चीज को हम इस तरीके से लैंग्वेज में लिख के एक दो लाइन में आप एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन्स सेम इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर। अगर बेटा आइडियल ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हो तो पावर भी सेम होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स भी सेम होगा, यानी कि लास्ट वाला ये जो ऑप्शन है डी वाला वो सही है, पिछली वाले में भी हम लोगों ने ये किया था। फिर है द रजिस्टर एंड आइडियल इंडक्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ 100√2 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC source. When the voltmeter is connected across resistor or inductor, it shows the same reading. कह रहे हैं कि जब हम इसके अक्रॉस वोल्टमीटर लगाते हैं यहां पर, या इसके अक्रॉस जब हम वोल्टमीटर लगाते हैं तो सेम रीडिंग हमको मिलता है। तो वो कह रहे हैं वो रीडिंग बता दो क्या होगा। यानी कि यार देखो, इसका जो वोल्टेज है वो कितना है हमारा 100√2 के बराबर, जो कि टोटल वोल्टेज है सर्किट का, है ना। और जो इनके पास और इनके पास जा रहा है, कह रहे हैं बराबर जा रहा है। लेकिन अगर ये डीसी होता तो हम बराबर बराबर बांट देते, यानी 50√2 यहां देते, 50√2 यहां भी देते, बट ये डीसी नहीं है, इट इज एसी। ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है कि जो नेट वोल्टेज है वो अंडर रूट के अंदर वी स्क्वायर प्लस वीएल स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमने वही वाला फॉर्मूला यहां पे लगाया है बेटा कि वी जो है वो IRMS Z के बराबर है, और Z खुद जो होता है वो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर के बराबर होता है, राइट। तो ओवरऑल यहां पे जब हमने वोल्टेज की वैल्यू रखी है, इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है, तो पता ये चला कि 100 वोल्ट इसका रहा होगा, 100 वोल्ट इसका रहा होगा। अब सोचो 100 वोल्ट इसका है, 100 वोल्ट इसका है, तो जो आरएमएस वैल्यू निकल करके आएगी, है ना, यानी कि पूरे सर्किट का जो वोल्टेज निकल के आएगा, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर। और 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर करोगे तो बेटा 100√2 निकल करके आ जाएगा। तो कायदे से ये डेटा देखते ही आंसर समझ में आ रहा था कि अगर 100√2 है तो 100 वोल्ट ही आंसर हो सकता है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है, देखो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था ना, तो जरूरी नहीं कि हम यही वाला मेथड लगाएं, हम क्रॉस चेक भी तो कर सकते थे। अगर हमें यह पता है कि भाई एलआर सर्किट है, यहां पे जो टोटल वोल्टेज होता है वो अंडर रूट के अंदर वीआर स्क्वायर प्लस वीएल स्क्वायर होता है, तो आप इनमें से डायरेक्ट लगा देते हैं, ऑप्शंस को वेरीफाई कर लेते, ऑप्शंस को वेरीफाई करते तो भी आप लोग फाइनल आंसर तक बेटा पहुंच जाते। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट है सीरीज एलसीआर सर्किट है, एल दिया है, सी दिया है और आर दिया है, इज कनेक्टेड इन एन एसी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, इंपीडेंस ऑफ द सर्किट विल बी मिनिमम। देखो इंपीडेंस मिनिमम तभी होता है जब वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो, यानी कि वो रेजोनेंस की कंडीशन में सर्किट हो। कोई भी एलसीआर सर्किट का इंपीडेंस मिनिमम तभी होगा जब वो रेजोनेंस में होगा, और रेजोनेंस का मतलब फ्रीक्वेंसी होती है 1/2 पाई अंडर रूट एलसी के बराबर। तो बेटा एल भी दिया है, सी भी दिया है, सिर्फ वैल्यूज को रखो, सिंप्लीफाई करो, दिस यू विल गेट योर आंसर। तो वो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, इन एन एसी सर्किट इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ द करंट एंड वोल्टेज आर गिवन दिस एंड दिस। तो ये रहा हमारा करंट का वैल्यू 5 sin ओमेगा टी, और वोल्टेज की जो वैल्यू दिया बेटा उन्होंने दिया 200 cos ओमेगा टी प्लस पाई/3 के बराबर। कह रहा फेज डिफरेंस बता दो। देखो फेज डिफरेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये साइन में है तो ये भी साइन में होना चाहिए, तब तो डिफरेंस हम बता पाएंगे। ऐसे तो देखने में लग रहा है कि सर वो पाई/3 का डिफरेंस है, लेकिन वो ओरिजिनल डिफरेंस बेटा नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप इस cos को पहले साइन में कन्वर्ट करो। तो सबसे पहला फॉर्मूला होता है कि भाई साइन 90 माइनस थीटा जो है वो cos थीटा के बराबर होता है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, पाई/2 माइनस ओमेगा टी प्लस पाई/3 लिख दिया।
मैथमेटिक्स के हिसाब से बिल्कुल सही है, बट यहां पे कॉन्सेप्ट गलत हो रहा था। क्या फिजिक्स में क्या गड़बड़ हो रहा है भैया? सर इसका ओमेगा पॉजिटिव है, बट यहां पर ओमेगा में माइनस आ जाता, ओमेगा निगेटिव आ जाता, तो हम चाहते हैं वो भी पॉजिटिव आए। वो कैसे हो पाएगा कि भाई साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री की ब्यूटी है यार, कि 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा दोनों ही कॉस थीटा होते हैं बेटा। तो हमने क्या किया, साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 दैट इज ऑल्सो कॉस थीटा, राइट। तो यहां से 5 पाई बाई 6 आया, यानी फेज डिफरेंस कितने का हो गया बेटा? 5 पाई बाई 6 हो गया। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक नंबर में पूछा है, कायदे से ये जेई लेवल का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस वहां पे पूछे जाते हैं, क्योंकि बोर्ड्स में मेजॉरिटी बच्चा इसको देखते ही पाई बाई 3 टिक मार देगा। वही बच्चा कर पाएगा जिसने प्रॉपरली फेज के कॉन्सेप्ट को समझा है, ठीक है। और डेरिवेशन के टाइम में मैंने आपको बहुत डिटेल में ये बात समझाया था, प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट का डेरिवेशन जाके देखना परिश्रम बैच में, वहां से आपको ये बात बहुत क्लियरली एक्सप्लेन होगी कि ऐसा क्यों किया गया है। देखो सेम बेसिक पर क्वेश्चन उठा के धर दिया बोर्ड एग्जाम ने। अगला क्वेश्चन बेटा देखो, क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहे हैं कि अगर इनपुट वोल्टेज हमारा इतना है, यानी प्राइमरी का अगर इतना है, ठीक है, 200 नंबर ऑफ टर्न्स है, आइडियल ट्रांसफार्मर है, पावर 5 किलोवाट के बराबर है। तो देखो वीपी लिखा है, एनपी लिखा है, पावर लिखा हुआ है, और नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में दे रहा है 1000 के बराबर। तो आउटपुट पहले बता दो। तो ये तो आसान है भाई, एनएस बटे एनपी बराबर वीएस बटे वीपी होता है, ठीक है। तो यहां से वीएस की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, ये आसान था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर तुम वीपी की वैल्यू 140 ले रहे हो, यानी कि तुम उसकी पीक वैल्यू ले रहे हो, तो यहां पर भी जो वैल्यू आएगी वो पीक वैल्यू आएगी। ये बात ध्यान रखना, यहां पर भी अगर मैं वीपी की जगह सीधे 140 लिख रहा हूं तो आपको पीक वैल्यू मिलेगी। लेकिन मैंने क्या किया, यहां पे मैंने उसको आरएमएस में पहले कन्वर्ट किया, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें जब ऐसे पूछता ना कि आउटपुट वोल्टेज बता दो, तो आउटपुट वोल्टेज वैसे तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, वो तो फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज आएगा। तो हम लोग जनरली क्या देते हैं कि सर आउटपुट वोल्टेज इतना है, तो वो उसकी आरएमएस वैल्यू होती है। जैसे हम कह रहे हैं इनपुट वोल्टेज 220 वोल्ट है, तो वो आरएमएस वैल्यू है बेटा। तो वैसे ही यहां पर भी हमें आरएमएस वैल्यू चाहिए थी आंसर में, ठीक है। ये बात ध्यान रखना बेटा, नहीं तो नंबर कटेगा यहां पे। अगर तुम सीधे 140 उठा के रखते हो तो आपको सेकेंडरी की पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज मिलेगा, तो आपको उसमें बाई रूट 2 करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप फाइनल आंसर तक पहुंचेंगे। तो फाइनल आंसर यहां कितना आया? 500 वोल्ट्स के बराबर। प्यारा क्वेश्चन है। फिर आगे बोला गया इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की जब भी बात करेंगे, ये बात ध्यान रखना, किसी भी ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो इनपुट वोल्टेज से 180 आगे होता है फेज में, यानी दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 180 के बराबर होता है। तो यहां पे आप सीधे सीधे बोलोगे जो आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट में प्लस 180 हम करेंगे। अब साइन 180 प्लस थीटा जो होता है वो भी कितना है? माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। तो आप यहां पे लिखोगे कि भाई सेकेंडरी का जो वोल्टेज आएगा, ठीक है, वो एग्जैक्टली देखो ये साइन 100 पाई टी यहां था, वहां भी है, वोल्टेज हम पीक वैल्यू निकाल ही चुके हैं, वो सब चीजें हमें पता है। लेकिन माइनस का एक साइन यहां लगना इंपॉर्टेंट है, ताकि ये रिप्रेजेंट होना चाहिए कि भाई आउटपुट वोल्टेज इज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज इन विद रिस्पेक्ट टू द प्राइमरी इनपुट वोल्टेज, राइट। फिर हमसे कह रहा था करंट इन द सेकेंडरी कॉइल, करंट कितना आएगा भाई? देखो पावर अगर हमें पता है प्राइमरी का, तो जितना प्राइमरी का पावर होगा उतना ही सेकेंडरी का होगा। क्यों? क्योंकि आइडियल ट्रांसफार्मर है। तो पावर ऑफ द सेकेंडरी हमें पता है, तो वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस आप यहां पे कर दो सीधे सीधे। पावर पता ही था 5 किलोवाट के बराबर, वी आर एम एस हमें पता ही, आई आर एम एस यहां से हमने निकाल के रख दिया 10 एम्पियर के बराबर। एक प्यारा क्वेश्चन है, 3 नंबर में पूछा गया, बट हर क्वेश्चन में कुछ अलग दम है, राइट। सो दिस इज अच्छा क्वेश्चन। अगला देखो बेटा क्या है, साइनोसॉइडल वोल्टेज इज अप्लाइड टू एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेनिंग सर्किट एलिमेंट एक्स इन विच द करंट लीड्स द वोल्टेज बाई पाई बाई 2। कह रहा है जो करंट है वो पाई बाई 2 से लीड कर रहा है। तो सबसे पहली बात बता दो, आइडेंटिफाई द एलिमेंट एक्स, बता दो क्या होगा। अगर करंट जो है वो लीड कर रहा है तो ऑब्वियस है इट इज कैपेसिटर, इट इज कैपेसिटर। राइट द फॉर्मूला ऑफ इट्स रिएक्टेंस। तो भैया रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। फिर कह रहा है शो ग्राफिकली द वेरिएशन ऑफ द रिएक्टेंस विद द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का इसका जो है ग्राफ बना के दिखाओ। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी ले लेना, यहाँ पे आप XC ले लेना, ग्राफ ऐसे हो जाएगा, घट रहा होगा लगातार। एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ दिस एलिमेंट इन AC एंड DC। तो ये आप लोग XC के बेसिस पर एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। फिर अगला हमारा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 13। हमसे इस क्वेश्चन में बेटा कह रहे हैं
एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होगा? देखो ये उसकी क्या है, पीक वैल्यू है, तो एवरेज वैल्यू क्या आती है 2/π टाइम्स पीक वैल्यू, तो 100 वोल्ट आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये ग्राफ हमें दे दिया है, इस ग्राफ के थ्रू कह रहा है L1 और L2 का रेशियो बता दो। अब ये ग्राफ जो है बेटा वो एक्सेल और फ्रीक्वेंसी के बीच का है। आप सबको ये बात पता है कि जो एक्सेल है वो ओमेगा एल के बराबर होता है, तो इस ग्राफ में जो एल आएगा दैट इज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। अब चेक करो, एक्सेल ओमेगा एल के बराबर है, आपने वाई एक्सिस पे एक्सेल रखा है, एक्स एक्सिस पे ओमेगा को रखा है, तो यही तो एम हुआ, y बराबर m इंटू एक्स, तो यही तो हुआ स्लोप। यानी कि इसमें जो स्लोप निकल करके आएगा वही इंडक्टेंस की वैल्यू बता देगा। तो L1 कितना आया बेटा, स्लोप ऑफ द फर्स्ट ग्राफ tan 30, और इसका आया tan 60, तो tan 30 बटे tan 60 हम लोग करेंगे तो 1/3 के बराबर आंसर आएगा। बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है, ग्राफ के बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। फिर इसके बाद कह रहा है मेंशन द फैक्टर्स ऑन विच द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सीरीज एलसीआर सर्किट डिपेंड्स, प्लॉट अ ग्राफ शोइंग। तो सीरीज एलसीआर सर्किट के बारे में आपसे यहां पर पूछा गया है, ठीक है। ये भी देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कह रहा है किसी भी एसी जनरेटर के बारे में आप पूरा उसका वर्किंग प्रिंसिपल सारी चीजें आप बताएं, ठीक है, सारी चीजें आप बताएं। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, करिएगा। फिर आपसे कहा जा रहा है ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स है 282 साइन 100 टी के बराबर उसका वोल्टेज गिवन है, ठीक है। कह रहे हैं 1 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर से इसको कनेक्ट किया गया है। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट बता दीजिए कितना होगा। तो सबसे पहले बेटा एक्सी जो है वो 1/ω/c के बराबर होता है, पहले आप उसकी वैल्यू निकाल लीजिए। फिर पीक वैल्यू ऑफ करंट निकालो, दैट इज पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अपॉन एक्सी हो जाएगा, ठीक है। फिर आरएमएस वैल्यू निकाल देंगे, बाई √2 कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, 20 मिली एम्पियर हमारा खड़ाक से निकल आएगा। आसान क्वेश्चन है। फिर कह रहा है आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट गिवन बाई दिस एंड दिस। अगर करंट इस फॉर्म में होता है बेटा I1 cos ωt प्लस I2 sin ωt, तो आरएमएस वैल्यू का सीधे सीधे फॉर्मूला है अंडर रूट के अंदर I1² प्लस I2² बाई 2, जैसा ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है, ठीक है। ध्यान से इस क्वेश्चन को करिएगा वरना आप डी वाला टिक मार देंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, अंडर रूट के अंदर ये भी होता है, ये भी होता है, दोनों ही रूट के अंदर ही यहां पे रखे जाते हैं। फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन यहां पे दिया 5 नंबर का, सीधे सीधे डेरिवेशन वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सभी लोग पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। अगला एक क्वेश्चन ये वाला भी है, ट्रांसफार्मर पर, सीधे सीधे 5 नंबर का क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल है। पढ़ो और समझो कि आपसे इस चैप्टर में ट्रांसफार्मर पे क्या पूछ रहा है, क्या पूछेगा आपसे। फिर कह रहा है इन एन एसी वोल्टेज इज अप्लाइड इन एन आइडियल इंडक्टर। किसी भी इंडक्टर में अगर आप एसी वोल्टेज लगाते हो तो करंट जो है वो वोल्टेज से पीछे होता है बेटा। कितना पीछे होता है, 90 डिग्री, यानी कि 1/4 साइकिल, है ना, यानी कि लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाई 1/4 ऑफ द साइकिल। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें, राइट। तो ये था हमारा माइंड मैप लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही कम समय में मैं ये माइंड मैप लेक्चर आपके लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, ताकि बोर्ड एग्जाम के पहले, बोर्ड एग्जाम के 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले, जब आपका मन हो कि भाई हमें पूरे चैप्टर्स को रिवाइज करना है, तो आप वहां पर क्या कर रहे हो, आप उस समय इन लेक्चर्स को देख रहे हो, क्योंकि यहां पर आपको क्या है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो रहा है, थ्योरी भी रिवाइज हो रही है, साथ में इतने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी धड़ाधड़ रिवाइज हो रहा है। यहां बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, राइट। तो 46 मिनट के अंदर में हम लोगों ने इस लेक्चर को तैयार किया है। मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि माइंड मैप के जितने भी लेक्चर्स आए वो कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट इनके अंदर भरा हो, ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो और बहुत अच्छी तरीके से आप लोग चीजों को प्रिपेयर करें। तो मेरी सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं कि आप सभी लोग अपना बोर्ड एग्जाम बहुत ही अच्छा करें। हालांकि मेरी तरफ से पूरी सहायता, पूरा हेल्प आप लोगों को मिलेगा। जो भी आप चाहें आप डिमांड कर सकते हैं, मैं आपकी फुलफिल करूंगा। कमेंट में आप बता दीजिएगा जो भी आपको चाहिए, राइट। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस। सभी लोग कमेंट्स में बताना कि ये सेशन आप सभी को कैसा लगा।